सो इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हमने कल देखा दैट व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और फाइल सिस्टम से कैसे ये अलग है, हमने क्यों इसको प्रेफर करना स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो उसमें दो टॉपिक आते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए आर्किटेक्चर क्या है डेटाबेस का, फिर उस डेटाबेस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, बैक एंड पे डेटाबेस कैसे काम करता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड ऑलमोस्ट 80 to 90% श्योर है कि डीबीएमएस में आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता ही आता है। इंजीनियरिंग में भी आता था, आपको भी आएगा ही आएगा, ठीक है, सबको आता है ये। तो इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है और अटेम्प्ट भी अच्छे से करना है विद डायग्राम्स। सो आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर जैसे हम अपना घर बनाते हैं, राइट, उसमें कितने रूम्स हैं, किस तरह लॉबी कैसी है, और बना बाहर से कैसा हुआ है, वो हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। कि कितने फ्लोर्स हैं उसमें, नीचे कितने कमरे हैं, ऊपर कितने कमरे हैं, दैट इज एन आर्किटेक्चर। तो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। जैसे कल जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई, उसमें क्या क्या चीजें थी। एक एप्लीकेशन थी जो मैं देख पा रही थी, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई थी। अभी मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ दोबारा से। जो ये पोर्टल आप देख रहे हो जिसमें मैं लॉगिन करके डेटाबेस को असेस कर पाऊंगी, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि ग्राफिकल होती है। तो ये होती है एप्लीकेशन। अब जो मेरे वाला साइड है जो मैं व्यू कर रही हूँ, उसको कौन सी साइड बोलते हैं, सर्वर या क्लाइंट? क्लाइंट। राइट। सर्वर और क्लाइंट में मीनिंग आपको समझ में आता है ना। सर्वर वो है जो बैकएंड पे काम करता है, जो बैकएंड में जहां पर एक्चुअल में डेटाबेस हमारा स्टोर्ड होगा। और क्लाइंट मैं हूँ जो एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब यूजर जो एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस को असेस कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका आर्किटेक्चर है कि मैं यूजर हूँ, मैं एप्लीकेशन के थ्रू इसको असेस कर रही हूँ, और पीछे जो डेटाबेस है वो कहीं सर्वर पे स्टोर्ड है और मैं नेटवर्क के थ्रू उसको असेस कर रही हूँ। तो ये इसका आर्किटेक्चर है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप्स के आर्किटेक्चर्स होते हैं, जिसमें जो हमारा डेटा है सर्वर्स पे स्टोर्ड होता है, पीसीज पे स्टोर्ड होता है, वर्क स्टेशन पर स्टोर्ड होता है। तो ये सब यहाँ पर बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। और आर्किटेक्चर क्या है? डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिपेंड्स अपॉन हाउ यूजर्स आर कनेक्टेड टू द डेटाबेस टू गेट देयर रिक्वेस्ट डन। कि जो मैं यूजर हूँ वो डेटाबेस के साथ किस तरह से मैं कनेक्टेड हूँ ताकि मेरा काम हो जाए, मैं डाटा को एक्सेस कर पाऊँ, इंसर्ट कर पाऊँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाऊँ। सो फॉर दैट वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर. There are three types of architecture. Number one is DBMS. Number one is one tier architecture, then two tier architecture, then three tier architecture. अब वन टायर आर्किटेक्चर मतलब सिंगल, एक यूजर है और एक सर्वर पे डाटा पड़ा है, और जब यूजर डायरेक्टली डाटाबेस को असेस करता है बिना किसी एप्लीकेशन के, उसको हम सिंगल या वन टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम अब MySQL चलाएंगे, ठीक है, MySQL जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, उसमें हम खुद ही टेबल्स बनाएंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, सीधा डाटाबेस में चेंजेस करेंगे। वो क्या है? वन टायर आर्किटेक्चर, जब यूजर डायरेक्टली डीबीएमएस पे काम करता है। इन दिस आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द यूजर। इट मींस द यूजर कैन डायरेक्टली सिट ऑन द डीबीएमएस एंड यूज इट। जब हम MySQL या Oracle कुछ भी खुद ही ऑपरेट करते हैं, जिसमें सिर्फ दो लोग ही इन्वॉल्व होते हैं और सिंगल एक मीडियम होता है कि हमने डीबीएमएस पे डायरेक्टली काम करना है, उसको हम वन टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। Any changes done here will directly be done on the database itself. It does not provide a handy tool for end users. इस पे कोई एप्लीकेशन नहीं होती, जैसे ये मैंने आपको दिखाई, लॉगिन करने का कोई वो नहीं होता कि बटन्स लगे हुए हैं। हमने खुद ही यूजर जब क्वेरी डाल के डीबीएमएस में चेंजेस लेके आता है, उसको हम वन टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं. The one tier architecture is used for development for local applications where programmers can directly communicate with database for a quick response. मोस्टली जब प्रोग्रामर सीधा डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे पाइथन के थ्रू करो, चाहे आपको क्वेरीज इसके ऊपर लगाओ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वन टायर आर्किटेक्चर. सिंपल. इसकी वो एग्जांपल
यही एग्जाम्पल है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम डायरेक्टली डीबीएमएस के ऊपर काम करते हैं। जैसे हम माई सीक्वल, वही मैं बता रही हूँ, माई सीक्वल हम अपने प्रोग्राम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे और खुद ही क्वेरीज लगा के डेटाबेस को हैंडल करेंगे। जब मोस्टली प्रोग्रामर्स कोई एप्लीकेशंस बनाने के लिए, कुछ डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम वन टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं, जब हम डायरेक्टली डीबीएमएस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। बाकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम ये यूनिवर्सिटी डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेज कर रहे हैं एप्लीकेशंस के थ्रू, या आप गूगल का डेटा, जैसे आप जब वो गूगल पे सर्च करते हो, गूगल क्या है, एक एप्लीकेशन ही है ना, उसके थ्रू ही आप डाटाबेस से सर्च करते हो चीजें, तो वो एक एप्लीकेशन है। और इवन जो सर्वर साइड पे भी गूगल को हैंडल करते हैं, वो वहां भी एक एप्लीकेशन होती है। जब रियल टाइम की बात करते हैं हम, जैसे गूगल हो गया, या हम बैंक का कोई भी, जैसे नेट बैंकिंग करते हैं, हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, इन द एंड तो हम किसी का कोई डाटाबेस ही एक्सेस कर रहे हैं ना, अपने अकाउंट में से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हम एक एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। तो ऑल दीज रियल लाइफ एग्जांपल्स आर ऑफ थ्री टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये थ्री टायर आर्किटेक्चर की एग्जांपल है जो हम आगे पढ़ेंगे। सो व्हाट इज टू टायर आर्किटेक्चर? टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट मतलब यूजर, सर्वर मीन्स जहां पर हमारा डाटा पड़ा है, उन दोनों के बीच में एक एप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, जो यूजर है वो एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को असेस कर पाता है। So the two-tier architecture is a basic client-server architecture. In this, applications on the client end can directly communicate with the database at the server side. जब हमारे पास एक एप्लीकेशन आ जाती है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उसके साथ कोई भी चीजें जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो वो होता है हमारे पास टू टायर आर्किटेक्चर, जब हमारे पास एक एप्लीकेशन आ गई। The user interfaces and application programs are run on the client side. जो भी हमने असेस करना है डेटाबेस, वो क्लाइंट साइड पे होता है। ठीक है, कि मतलब यूजर ने एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को सर्च किया या कुछ भी उसमें परफॉर्मेंस जो है वो करी। The server side is responsible to provide functionalities like query processing and transaction management. सर्वर साइड की तरफ से ऑटोमेटिकली क्वेरीज को प्रोसेस करना, जो भी हम ट्रांजैक्शन मांग रहे हैं कि इस बच्चे का डाटा इंसर्ट करो, इसका डिलीट करो, इसका असेस करना है, रिट्रीव करना है, वो सारी फंक्शनैलिटीज होती सर्वर साइड पे है, लेकिन हमें जो उसकी आउटपुट है एक एप्लीकेशन के थ्रू दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद to communicate with the DBMS, client side application establishes a connection with the server side. Obviously हम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं सर्वर के साथ, और उसके थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू हम सर्व जो है एप्लीकेशन मतलब ऑपरेशंस लगाते हैं या क्वेरीज लगाते हैं विद यूजेस ऑफ बटन्स एंड एक्सेट्रा। तो क्या है आर्किटेक्चर इसका? सिंपल, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डाटाबेस किसी और सर्वर पे पड़ा होता है, और एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे उस चीज को यूज करते हैं। उसके बाद आ गया थ्री टायर आर्किटेक्चर। इसमें आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। अब जो यूजर यूज कर रहा है उसकी साइड पे भी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू उसने असेस करना है, और जो सर्वर पे जहां पर भी डेटाबेस पड़ा है वहां पे जो एडमिन है, जो डेटाबेस को संभाल रहा है, उसको भी एक एप्लीकेशन मिली हुई है कि अगर तूने भी डेटाबेस को असेस करना है तो एक एप्लीकेशन के थ्रू करना है। डायरेक्टली डेटाबेस को असेस नहीं करना, डायरेक्टली क्वेरीज नहीं लगानी, उसको भी इस तरह की कोई एप्लीकेशन मिलेगी जिसके थ्रू, जिसमें बटन्स वगैरह लगे होंगे, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, एक जो एप्लीकेशन है मतलब सर्वर में चेंजेस कर सकता है। इसके ऊपर अगर हो सके तो हमारा यूनिवर्सिटी का डेटाबेस सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे सर है यहाँ पर दो, शशि सर है और पारब्रह्म सर है, जो अपना पूरा यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम जो है संभालते हैं। तो अगर मेरे उनसे, मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूंगी, अगर आपको वो रियल दिखा सके कि ये हमारा एप्लीकेशन साइड वाला सर्वर होता है, ये हमारा क्लाइंट साइड वाला मतलब एडमिन वाला सर्वर होता है, तो वो आपको आई थिंक दिखा सकते हैं जैसे वो चेंजेस करते हैं। मैं उनसे बात करूंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, जैसे हमारी वेबसाइट है, ठीक है, कॉलेज की वेबसाइट है, तो वो कैसे काम करती है। अगर हमने सपोज उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं तो हम वहाँ एडमिन ब्लॉक में जाते हैं, ठीक है, और उनको बोलते हैं कि सर इसमें ये चेंजेस करवाने हैं, ये वाला सिलेबस ऐड करना है। चलो मैं खोलती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर वो भी दिखा देंगे आपको कि वो किस तरह से काम करता है डेटाबेस। जैसे हमारे कॉलेज की ये वेबसाइट है, राइट, ये सारा
अब वेबसाइट भी क्या है, एक तरह से एक एप्लीकेशन या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, जस्ट हम बटन्स के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, राइट। इसमें जो भी ये टैग्स लगे हुए हैं, टेक्सटाइल डिजाइन वगैरह, अब ये जो मेरी वाली साइड है वो कौन सी साइड है, फ्रंट एंड है ना, यूजर वाली साइड है, क्लाइंट वाली साइड है, जिसने चीजों को व्यू करना है। लेकिन अगर मैं उनको बोलूं कि मेरा जो कोर्स है इसको अगर मोर इन्फॉर्मेशन पे खोलने पे मुझे कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ एक्टिविटीज ऐड करनी है, सिलेबस वगैरह ऐड करना है, तो वो क्या करेंगे, वो सीधा डेटाबेस में चेंजेस नहीं करेंगे। जब हम उनके पास जाते हैं ना, वो भी यहाँ पर ऑनलाइन जो सर्वर वाली एप्लीकेशन है उसके ऊपर खुद लॉग इन करते हैं। उनका जब लॉगिन हो जाता है तो वो भी एक इस तरह की एप्लीकेशन ही बनी होती है, जैसे ये है ना, उस तरह की एप्लीकेशन बनी होती है, उसके ऊपर वो चेंजेस करते हैं। ठीक है, उनको क्वेरीज नहीं लगानी पड़ती कि क्रिएट करो, डिलीट करो, ये वाला इसमें ऐड करो, प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। वो भी पिक एंड ड्रॉप के साथ ही ये सभी चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं, और बैकएंड पे क्या प्रोग्रामिंग चल रही है वो भी वो देख सकते हैं। तो इस तरह से एक क्या बना हुआ है, सॉफ्टवेयर सा बना हुआ है जिसके थ्रू वो चेंजेस करते हैं। सीधा डेटाबेस पे नहीं करते, सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। तो हम भी इधर एप्लीकेशन के थ्रू पूरा जो डाटा इसमें पड़ा हुआ है वो देखते हैं, और वो भी एक एप्लीकेशन के थ्रू ही ये सब चेंजेस करते हैं। तो ये क्या हुआ, 3 टायर आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे पास जब यूजर है उसके पास भी एक एप्लीकेशन है चीजों को व्यू करने के लिए, और जो सर्वर है जिसने सर्वर में वहां पर जो इंसान बैठा है उसके पास भी एक एप्लीकेशन है डाटाबेस में चेंजेस करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ 3 टायर आर्किटेक्चर? थोड़ा थोड़ा मैम। थोड़ा थोड़ा मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे मानो वेबसाइट है, अब मैं वेबसाइट को सिर्फ व्यू कर सकती हूँ ना, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं कर मैम सकती। हाँ जी, मैम आप हमें वैसे समझा सकते हो, कोई वीडियो हो और डिस्टिंग्विश बिटवीन करके हाँ वो मैं तीनों को। ढूंढ दूंगी। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी होंगी, बट मैं सर के साथ बात करूंगी, अगर वो आपको सामने ही बताए ना, दिखाएं करके, तो वो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ कि ये एक वेबसाइट है, क्या इसमें मैं चेंजेस कर सकती हूँ? मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती। मेरी साइड पे ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो मैं डेटा है उसको जस्ट व्यू कर सकती हूँ। ठीक है, मेरा राइट नहीं है कि मैं इसमें चेंजेस कर सकूं। अगर मैंने इसमें चेंजेस करवाने हैं तो मुझे सर्वर पे चेंजेस करवाने पड़ेंगे जहां पर मेरा डेटाबेस पड़ा है। वहां पर चेंज करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो हम सीधा डेटाबेस में क्वेरीज लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि आगे जाके हम माई सीक्वल में लगाएंगे, क्योंकि अभी आपने क्वेरीज भी नहीं ना लगाई, तो इसलिए आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा। जब आप दोबारा इस टॉपिक पे आओगे थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेरीज वगैरह लगाएंगे। तो 2 तरीके हैं डेटाबेस में चेंज करने के, या तो मैं सीधा क्वेरीज लगाऊंगी, या मैं इस तरह से बटन्स के थ्रू पिक एंड ड्रॉप करके थ्रू करके डेटाबेस में चेंजेस करूंगी। जब हम बटन्स के थ्रू या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस में चेंजेस करते हैं तो उसको एप्लीकेशन सर्वर उसमें ऐड हो गया। अगर हम क्वेरीज लगा के डेटाबेस में चेंजेस करते हैं, मतलब वहां पर कोई एप्लीकेशन सर्वर नहीं है, हम खुद सीधा डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, किसको तो क्लियर फिर हुआ? हाँ जी बप्रीत। मैम, फिर जो आपकी वेबसाइट है हम्म। वो 3 टायर है हाँ, जो RBPS वेबसाइट वाली? है, जो हमारी जो वेबसाइट है वो 3 टायर है। जो हमारी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है वो 3 टायर है। अकाउंट्स ऑफिस में जो वो करते हैं, मतलब पूरा ये सिस्टम चलता है। और मैं वही सबसे पहले मैंने आपको वही बताया कि जो भी रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं वो हमारी 3 टायर ही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंड बड़ी होती है ना। मैम, जैसे अगर हमने कोई 2 टायर में चेंज करना हो तो फिर वो कैसे होगा? जब 2 टायर में चेंज करना है तब यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं बनी हुई, कोई ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं बना हुआ। जैसे जैसे ये है कि इसमें मैंने ऐसे मैं गई इसके ऊपर और मैंने प्रैक्टिकल रिपोर्ट पे गई, और यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स लगे हैं वो मैं असेस कर पाऊंगी। ये मैंने कैसे किया, मैंने रिजल्ट पे गई, क्लिक किया ना मैंने बटन के ऊपर, फिर मैंने प्रैक्टिकल अवार्ड वाले बटन के ऊपर क्लिक किया। मतलब ये एक एप्लीकेशन बनी हुई है जिसके थ्रू मैं चीजों को असेस कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट अवार्ड करूँ तो आपके सारे नंबर आ जाएंगे डेटाबेस में से निकल के। ठीक है ना। अब अगर 2 टायर में ऐसा करना है तो 2 टायर में करने के लिए हम क्वेरीज लगाते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग होती है उसमें इस तरह से मैं क्लिक करके चीजों को चेंज या सेस नहीं कर सकती, मुझे क्वेरी लगानी पड़ेगी। दैट इंसर्ट दिस रिकॉर्ड, क्रिएट दिस टेबल, वो हम क्वेरीज आगे जाके माई सीक्वल में लगाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। जब 2 टायर आर्किटेक्चर होता है तो अगर किसी ने डेटाबेस में चेंज करना है, जो डेटाबेस किसी और सिस्टम पे पड़ा है, उसको उसी सिस्टम पे बैठ के डेटाबेस पे क्वेरीज लगानी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इस तरह से टेबल निकल के आएगा। लेकिन 3 टायर आर्किटेक्चर में यूजर के पास भी एक एप्लीकेशन होती है, जैसे ये मैंने आपको दिखाई, इसी तरह से जहां सर्वर पड़ा है वहां पर भी एप्लीकेशन होती है, जिसके थ्रू जो चेंजेस हैं वो इस एप्लीकेशन के थ्रू किए जा सकते हैं, उसमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती। समझे? 2 टायर आर्किटेक्चर में चेंजेस करने के लिए कोडिंग चाहिए, यहाँ पर कोडिंग करनी पड़ेगी डेटाबेस में चेंजेस लाने के लिए, और यहाँ पर एप्लीकेशन होगी जो आप कहीं पे भी किसी भी लैपटॉप पे नेट पे अपना लॉगिन करके, चाहे डेटाबेस कहीं और पड़ा हो, किसी सर्वर पे पड़ा हो, कॉलेज के किसी सर्वर पे पड़ा हो, लेकिन सर घर जाके अपने इस तरह से टैब खोलेंगे, जैसे मैंने नेटवर्क के थ्रू साइन इन करेंगे और घर बैठे बैठे डेटाबेस पे चेंजेस कर सकते हैं बिना कोडिंग के, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन है, लॉगिन करके वो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर असेस कर रही हूँ। लेकिन 2 टायर आर्किटेक्चर में सर को उसी पीसी पे बैठना होगा जहां पर डाटाबेस अवेलेबल है और वहीं पर क्वेरीज लगा के उसमें चेंजेस करनी पड़ेगी। अब क्लियर हुआ? तो यस मैम मैम। थर्ड टायर Yes. में डेटाबेस सिस्टम नहीं होता, वहां पे सिर्फ एप्लीकेशन होती है कहाँ पे? थर्ड टायर में। नहीं बच्चे, डेटाबेस होता है, डेटाबेस सर्वर पे कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन डेटाबेस को असेस करने के लिए एप्लीकेशन होती है। डेटाबेस होगा तभी उसमें चेंजेस उसमें करेंगे इजी ना। होती है ना थर्ड टायर वाली। हाँ जी, थर्ड टायर के ज्यादा फायदे हैं। हाँ ऑब्वियसली, तभी क्यों, क्या फायदे हैं, जब हमारे पास एक तो हम कहीं पे भी इसको असेस कर सकते हैं, वहां बंद के बैठने की जरूरत नहीं है जहां डाटाबेस अवेलेबल है, और प्लस ये जब हमारे पास लार्ज बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती है, जैसे बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट सिस्टम बनाने होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए 3 टायर आर्किटेक्चर ही बनता है, ताकि यूजर भी एक एप्लीकेशन के थ्रू चीजों को असेस कर पाए, और जो सर्वर है अगर किसी ने डेटाबेस में चेंजेस करने हैं तो वो एडमिन वाला इंसान भी चेंजेस एप्लीकेशन के थ्रू ही कर पाए। ठीक है? तो जो भी वेबसाइट्स बनती हैं हमारी, जो भी हमारा रियल टाइम चीजें होती हैं, वो इसी आर्किटेक्चर के बेसिस के ऊपर बनती हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द 3 टायर आर्किटेक्चर कंटेन्स अनदर लेयर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट कांट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। ऑब्वियसली हम सर्वर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हम एक एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं। द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड इंटरेक्ट्स विद द एप्लीकेशन सर्वर विच फर्दर कम्युनिकेट्स विद द डेटाबेस सिस्टम। तो क्या है, सबसे पहले यूजर मैं, एप्लीकेशन क्लाइंट ये वाला एप्लीकेशन जो मैं यूज कर रही हूँ, फिर जो एप्लीकेशन सर्वर है उसके थ्रू हम डेटाबेस को असेस करते हैं। ठीक है, मतलब डाटाबेस वाली साइड पे भी एप्लीकेशन पड़ी है और हमारे साइड पे भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। End user has no idea about the existence of database beyond the application server. The database also has no idea about any other beyond the application. बस the thing is कि हमें कुछ नहीं पता कि मतलब जो चीजें मैं असेस कर रही हूँ, सिर्फ मुझे ये पता है कि मैं ये यहाँ से असेस कर रही हूँ, ये मेरे पास एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, रिजल्ट निकालने का ऑप्शन है, हाउस टेस्ट के मार्क्स लगाने का ऑप्शन है, मैं अपनी लीव्स भी यहीं पे लगाती हूँ, उसके अलावा स्कॉलरशिप वगैरह, मतलब काफी सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा पीछे डाटाबेस पे क्या पड़ा है मुझे नहीं पता। ठीक है, इसके अलावा पीछे डाटाबेस पे क्या पड़ा है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं होती है। एंड द 3 टायर आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशंस। जो हमारी, वही मैंने आपको बताया, जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट सिस्टम्स है, वेबसाइट का काम है, वो सारा कुछ 3 टायर आर्किटेक्चर के थ्रू होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर है? एक बार आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यही स्ट्रक्चर है? नहीं नहीं, ये आर्किटेक्चर है। स्ट्रक्चर पढ़ने से तो पहले आपको आर्किटेक्चर क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है? अब आपके घर में 2 मंजिलें हैं, ठीक है, और उसमें इतने इतने कमरे हैं, लेकिन उन कमरों में क्या क्या पड़ा है, कौन सा बेडरूम है, किसमें कौन सा बेड पड़ा है, कौन सी सोफा पड़ा है, वो स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर है वो है कि डिटेल में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं। जब हम क्वेरी डालते हैं, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम क्वेरी डालते हैं वो कैसे प्रोसेस होती है, डीबीएमएस में कैसे जाती है, वो कैसे डाटा निकाल के हमें देता है, वो है स्ट्रक्चर।
ठीक है। आर्किटेक्चर है कि बाहर से हमारे पास किस फॉर्म में डेटाबेसेस किस तरह से काम करते हैं, क्या अवेलेबल होता है। अब उन डेटाबेसेस के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, वो है स्ट्रक्चर, ये वाला। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन ये हम आगे जाके करेंगे, मतलब इसी के साथ ही करना है, बट आज नहीं हो पाएगा ये। तो उसके अंदर डिटेल में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारा कुछ है इसमें। जैसे प्रोग्रामिंग हम करते हैं, उसमें कंपाइलर्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है। तो इसी तरह से इसमें कंपाइलर्स होते हैं, क्वेरीज किस तरह से काम करती है, वो सारा कुछ स्ट्रक्चर में आता है। आर्किटेक्चर ऊपर ऊपर वाली चीज है कि डेटाबेस कहाँ पे पड़ा है और कैसे वो असेस हो रहा है, लेकिन उसके अंदर काम कैसे हो रहा है वो स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, समझ गए बकरीद? यस यस मैम। तो स्ट्रक्चर पर जाने से पहले आपको, जैसे स्ट्रक्चर में आप देखो यहाँ पर एक डीएमएल कंपाइलर है, डीडीएल कंपाइलर है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएमएल क्या है, डीडीएल क्या है। अब ये जो है वो होती हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस। टाइम कितना रह गया है? 12:20 पे लेक्चर था ना, 15 मिनट है हमारे पास। चलो, बहुत इजी है ये टॉपिक, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टॉपिक ना आपके जाके फोर्थ उसमें था, फोर्थ यूनिट में था, लेकिन ये आपको पहले पता होना चाहिए। सो डेटाबेस लैंग्वेज का मतलब, जब हम डेटाबेस में क्वेरीज लगाते हैं, ठीक है, डेटाबेस में क्वेरीज लगाते हैं, उन क्वेरीज की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हम माईसीक्वल करेंगे, तो माईसीक्वल में आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाऊंगी, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। लेट मी सी अगर है, सिर्फ अभी दी हुई है क्वेरीज। हाँ, सी, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसी तरह से एसक्यूएल में हम स्टेटमेंट्स लगाते हैं। कैन यू सी, यहाँ पर एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लगी हुई है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो बेसिकली क्या होता है, हम माईसीक्वल में टेबल्स बनाते हैं। सपोज मैंने एक टेबल बनाया जिसमें ओके, ये देखो, यहाँ पे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट की एग्जांपल दी हुई है। ये क्वेरी के जैसा होता है, मतलब कोडिंग के जैसा होता है, इसको हम क्वेरीज या स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। क्या इन्होंने बोला, सपोज मेरे पास एक टेबल है जिसमें ये सारे कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, उसका लास्ट नेम है, सैलरी है, सिटी है। उस टेबल में से मुझे उस एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालनी है जिसकी सैलरी 1 लाख है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमने क्या किया कि आप सिलेक्ट करो, एम्प्लॉय आईडी निकालो, फर्स्ट नेम निकालो, लास्ट नेम निकालो, सैलरी निकालो, सिटी निकालो फ्रॉम, ये टेबल का नाम है, जब हम टेबल बनाएंगे उसका कोई नाम रखा होगा कि इस टेबल में से मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, उन एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनकी सैलरी 1 लाख है। तो जितने भी एम्प्लॉयज की सैलरी 1 लाख है, वो सभी का ये सारा कंटेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन उस टेबल से निकल के मेरे पास एक टेबल बन के आ जाएगा। ये होता है माईएसक्यूएल, जिसमें हम इस तरह से क्वेरीज लगाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेरीज जो है वो अलग अलग टाइप की होती हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसी को ही मैं बता रही हूँ कि जब हमने सीधा डीबीएमएस पे काम करना है तो इस तरह से क्वेरीज लगा के काम करते हैं, अदरवाइज अगर एप्लीकेशन इन्वॉल्व होती है तो उसमें हम इस तरह से बटन्स के थ्रू काम करते हैं। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, सो डेटाबेस लैंग्वेज, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। जो मैंने अभी आपको क्वेरीज दिखाई है, स्टेटमेंट्स दिखाई, वो स्टेटमेंट्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो है DDL, जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वो क्वेरीज आती हैं जिसमें हम कुछ नए सिरे से क्रिएट करते हैं। ठीक है, कुछ नए सिरे से क्रिएट करते हैं, कुछ डिफाइन करते हैं। सो DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। डेटाबेस में क्या क्या चीजें हमने क्रिएट करनी है, वो सारा कुछ हम इन कमांड्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब हमने टेबल बनाना है सपोज अपने डाटाबेस में, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नेम लिखेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स। तो हमारे डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब उसके कितने रोज लगाने हैं, कितने कॉलम्स लगाने हैं, वो भी हम उसी क्वेरी में डालते हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज
टेबल्स बनाने में, इंडेक्सेस बनाने में, इंडेक्सेस क्या होता है आपको आगे जाके पता चलेगा, स्कीमास बनाने में, डेटाबेस में मतलब कोई भी नई चीज बनानी है उसके लिए हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। यूजिंग द DDL स्टेटमेंट्स यू कैन क्रिएट द स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस, कि डेटाबेस मैंने बनाना है, उसमें कौन सा टेबल होना चाहिए, उस टेबल का क्या नाम होना चाहिए, उस टेबल की कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए, उस टेबल के कितने रोज और कॉलम्स होने चाहिए, वो सारा कुछ हम इन कमांड्स के थ्रू, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर जो कमांड्स आती हैं उनके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेटा डाटा। इसको छोड़ दो, अभी मेटा डाटा आपको नहीं पता, इसको छोड़ दो। अभी पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमारे पास कमांड्स आती हैं। सो आती है क्रिएट। अगर कोई भी हमने चीज क्रिएट करनी है डाटाबेस में तो उसके लिए हम क्रिएट कमांड जो है या स्टेटमेंट जो है वो यूज करते हैं। ऑल्टर, अगर हमने अपने डाटाबेस का स्ट्रक्चर ऑल्टर करना है, डाटाबेस का जो टेबल है उसके रोज एंड कॉलम्स चेंज करने हैं, तो उसके लिए हम ऑल्टर यूज करते हैं, या कोई फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड्स चेंज करनी है, एनीथिंग। तो लेकिन ये है जब हम डाटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रॉप। अगर हमने कोई अपना टेबल, कोई भी अपना डाटाबेस डिलीट करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप स्टेटमेंट यूज करते हैं। उसके बाद ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब अगर हमने अपने टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो उसके लिए हम ट्रंकेट यूज करते हैं। फिर आता है हमारा रीनेम। अगर हमने अपने टेबल का या डेटाबेस का नेम चेंज करना है तो रीनेम यूज करते हैं। अगर हमने कोई भी कमेंट अपने डेटा के बेसिस, डेटा को कमेंट देना है कोई भी, जैसे हम एक्सेल में कमेंट्स लगाते हैं तो इसमें भी हम कमेंट दे सकते हैं, बट ये बहुत कम यूज करते हैं हम। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स नहीं कमांड्स हैं, वो सारी किसमें आती हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ही आती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ज्यादा तो नहीं हो रहा, मैं तेज तो नहीं जा रही? नो मैम, बस ये क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ये सब यूज कहाँ पे करने हैं? ये सब जब हम MySQL इंप्लीमेंट करेंगे ना, वो भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। ये मैं इसलिए, मुझे ये करवाना पड़ रहा है पहले क्योंकि मुझे आपको स्ट्रक्चर करवाना है, तो इसलिए जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। लेकिन इन सभी जो कमांड्स हैं इनको हम जैसे हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं इस तरह से MySQL में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट कंसिडर इट एज एन ओवरव्यू कि ये हमारे पास इस टाइप की कमांड्स और स्टेटमेंट्स होती हैं डाटाबेस में, जिसमें हम डाटाबेस जो है बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, वो हम इन कमांड्स के थ्रू चेंजेस कर सकते हैं डेटाबेस में। ठीक है, ये हम इंप्लीमेंट करेंगे थोड़ी देर में तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, मैम ये कमांड सिर्फ जैसे डिफाइन करने के लिए यूज होती है? हाँ मतलब इनको एक नाम दे दिया ना कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, की डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर चेंजेस लाने हैं, अगर उसमें कुछ क्रिएट करना है, उसमें कुछ डिलीट करना है डाटाबेस को, तो उसके लिए हम ये सारी जो कमांड्स है वो यूज करते हैं। आई नो यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, इसमें कंफ्यूजन भी होगी बिकॉज हमने इसको रियल टाइम में, हमें मतलब मैंने आपको ये इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाया। जब आपके सामने ये मैं इम्प्लीमेंट करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि मैम इसीलिए जैसे ये आपका। हाँ जी, हाँ जी। मैम जैसे पाइथन में हम कमांड्स यूज करते हैं वैसे ही सीक्वल में ये वाले हाँ, कमांड। वैसे ही MySQL में ये कमांड्स होती हैं, जैसे उसमें हम प्रिंट करते हैं तो चीजें प्रिंट हो जाती हैं। इसमें हमारे पास एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, MySQL होगा, जिसमें हम टेबल्स क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे। हम अपना एक सिस्टम मतलब जैसे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वैसे एक छोटा सा सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी कमांड्स हम अप्लाई करेंगे। ये भी आपका जो सब्जेक्ट है, ये अकेला थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जब प्रैक्टिकल कंपोनेंट आएगा तो वो आपके लिए और इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको इसलिए 4th यूनिट में रखा गया था क्योंकि ये MySQL के साथ कमांड्स आती हैं, लेकिन मुझे आपको इसलिए पहले करवानी पड़ रही है क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर बताना है। जस्ट ये चीजें क्योंकि ये कंपाइलर्स हैं, इसमें क्यों है कैसे है, इसलिए जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये कमांड्स किस तरह से फिर हमारी मतलब क्या क्या होती हैं कमांड्स, ये DML DDL क्या क्या होता है, लैंग्वेजेस। ठीक है, आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया। अभी तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आगे करवा दूं कि अगले लेक्चर के लिए छोड़ दें? मैं अगला लेक्चर। मैम कौन? धीरे धीरे कराओ, अभी ना ऊपर ऊपर से जा रहा है, टफ लग रहा है ठीक है, थोड़ा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं।
चलो अभी के लिए आप लैंग्वेजेस भूल जाओ, मैं बंद करूँ इसको। इसको मैं दोबारा आऊंगी जब हम एसक्यूएल इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तब देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर ना अभी के लिए एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद उस स्ट्रक्चर ही सीधा डिस्कस करूंगी मैं, क्योंकि लैंग्वेजेस में फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, डन। अच्छा, डीबीएमएस का आर्किटेक्चर, उसके टाइप्स में किसी को कोई डाउट है? जो वन टायर आर्किटेक्चर है फिर वो किस कहाँ यूज होगा वो उसका? कहीं नहीं यूज होता, कहीं नहीं यूज होता, वो प्रोग्रामिंग में ही यूज होता है। जब हम सीधा डीबीएमएस के ऊपर क्वेरीज लगाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, डाटाबेस बनाएंगे, सिर्फ तभी। रियल टाइम में मैं बोलते रही हूँ, रियल टाइम में 3 टायर आर्किटेक्चर ही मोस्टली यूज होता है। इसकी एप्लीकेशन थोड़ा ना लिखने को कोई बोलेगा आपको, बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक करवाया गया है। मैम जैसे हमने अभी घर पे खुद ही ट्राई किया था पाइथन के कोड्स लगा लगा के, तो वो वन टायर आर्किटेक्चर है। बेटा वो प्रोग्रामिंग ही है। जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वो डीबीएमएस में बात करते हैं। हाँ, एज एन एग्जांपल अगर आपको उसको समझने के लिए लेना है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप अपने पीसी पे बैठ के सीधी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, इसी तरह से आप अपने पीसी पे बैठ के सीधा डाटाबेस खुद बना के उसमें चेंजेस करोगे, तो वो वन टायर आर्किटेक्चर है। प्रोग्रामिंग में ही यूज होता है, डेवलपमेंट में यूज होता है जब हम डेवलप करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस। अगर आप ध्यान से देखो, जो 3 टायर आर्किटेक्चर में ये ऊपर वाला पार्ट है, ये एक्चुअल में आधा वन टायर आर्किटेक्चर ही तो है, जिसमें ये जो सर्वर है, नहीं सॉरी 2 टायर में जो सर्वर वाला टाइप है, अगर इसमें डाटाबेस में अगर किसी ने चेंजेस करने हैं यूजर ने, तो वो सीधी क्वेरीज लगा के करेगा ना। तो सिर्फ जब प्रोग्रामिंग में या कुछ डेवलपमेंट करनी है, तब वो वन टायर आर्किटेक्चर हम उसको बोलते हैं, कि सिर्फ यूजर जो है सीधा डीबीएमएस पे काम कर रहा है। ठीक है, इसकी कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं है, मतलब हम ही जो यूज कर रहे हैं इसको, वही है बस। ठीक है बच्चे, क्लियर? और पूछो, यस मैम। क्वेश्चंस यस पूछो। मैम। आपको मजा हाँ जी। आपको मजा आ रहा है? मुझे, हाँ मुझे मजा आ रहा है। पढ़ा के मजा आता है मुझे। मैं तो ये सारा आगे भी करवा सकती थी, बट आई नो समटाइम्स बच्चों के लिए हो जाता है फास्ट। मुझे बता दिया करो जहाँ पे आपको लगे, लेकिन इस चीज का ऐसे भी नहीं फायदा उठाना है कि मैडम को पढ़ाने ही ना दो। जहाँ पे आपको लगे कि ऊपर से जा रहा है, तो हम रुक सकते हैं और उसको दोबारा एक नए सिरे से शुरू करो, तो और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। चलो मैम ठीक है। हाँ जी। मैम जब हमने अभी एडमिशन लेनी है तो हमारे रोल नंबर्स चेंज होंगे? मुझे श्योर नहीं है, आई थिंक 1 साल आपके एक ही रोल नंबर रहता है, और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तब रोल नंबर चेंज होगा, मतलब आई एम नॉट श्योर। एंड मैम हमारे कॉलेज कब लगेंगे? वी आर मिसिंग। ओहो, कितने वो हैं बेटा केसेस इंडिया में आजकल चल रहे, तीन हमें साढ़े तीन पिछले लाख ये लगवा ली है डोसेस दोनों वाली। आई नो, मैम इसको बट अकेले को बुला लो। ये तो ऐसे ही बपरीत, घर पे रहना चाहती है बपरीत, इसको बपरीत तो तो कुछ है रजाई में नहीं। बैठी होगी, मुझे पता है, का पता है। यस मैम। बच्चे इसमें कॉलेज का तो कोई रोल नहीं है ना, जो हमें ऑर्डर्स आते हैं हायर अथॉरिटी से, वो कॉलेज को ओबे करने ही पड़ते हैं। इससे पहले कॉलेज जब, इससे पिछले साल लॉकडाउन लगा था, तो हमने जैसे आपके आपके तो चलो फिर भी थ्योरी एग्जाम्स खत्म हो गए थे, कुछ बच्चों के रह गए इस बार भी थ्योरी एग्जाम्स, तो पिछली बार भी इस तरह से रह गए थे। तो कॉलेज ने क्या किया कि थोड़े थोड़े बच्चे बुला के एग्जाम्स लेने शुरू कर दिए, कि एटलीस्ट हम एग्जाम्स खत्म कर दे। लेकिन नोटिस आ गया था कॉलेज को, तो इस वजह से हायर अथॉरिटीज की तरफ से जो भी नोटिस आता है डीसी की तरफ से, उसको हम डिसोबे नहीं कर सकते हैं, हम बच्चे नहीं बुला सकते जब तक उधर से ऑर्डर नहीं आता खुलने का गवर्नमेंट से। मैम जो बट ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें कैमरा वगैरह भी ऑन करते हैं? हाँ, जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं हम उसमें करते हैं, उसमें इन्विजिलेटर भी होता है, सारा कुछ ही होता है। अगर ना ऑन हो तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। बट आप शुक्र मनाओ आपके थ्योरी एग्जाम्स खत्म हो गए थे। यस मैम। प्रैक्टिकल तो चलो वाइवा लेना होता है, वो तो सामने ले मैम लो, वैसे प्रैक्टिकल ले लो। कैसे गए थे? सभी गए? हमारे मेरे अच्छे गए थे या नहीं? हाँ, प्रैक्टिकल मुझे आपकी फाइल्स नहीं अच्छी लगी थी। अब मैं, आपको पता ही है, मैं सर पकड़ के बैठ गई थी कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। डाटा एनालिसिस कई बच्चों का अच्छा था, कईयों का और बेटर हो सकता था। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ डेटा, कि आपने डेटा कैसा लिया है, फिर उसको समझा कैसा है, उसमें से जो इंफॉर्मेशन निकाली है वो कहाँ काम आएगी। जैसे विनीत का अच्छा
अच्छा था, लेकिन उसका थोड़ा सा लैकिंग था एनालिसिस में कि क्या चीजें वो कर सकती है और बेटर हो सकता था उसके ऊपर। नंबर 2 जिस किरण का अच्छा था। हाँ जी। नहीं मैम कुछ नहीं। हाँ, और बपरीत का भी अच्छा था, बट और बेटर हो सकता था उसका एनालिसिस। मल्लिका का भी ठीक था। मल्लिका किसके ऊपर था आपका? वेदर वाला ना? हाँ, मल्लिका आपका भी टॉपिक अच्छा था, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन और एनालिसिस और बेटर हो सकता था। मैम खुशी मेरा का भी अच्छा था। आपका मुझे याद ही नहीं है, देखो आपका इतना याद रखने वाला था नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं था। क्या टॉपिक था आपका? मैम प्लेसमेंट डाटा फुल क्लास। प्लेसमेंट डाटा, हाँ हाँ ठीक है, बट मुझे डाटा इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। मैम मैं क्या करूँ मैम, मैंने तो एट अ टाइम पे ढूंढा था। हाँ, वो लग ही रहा था जल्दी वाला काम। कोई बात नहीं, आपको आइडिया तो हो गया ना, प्रोग्रामिंग के थ्रू आगे जाके डेटा एनालिसिस करोगे और ज्यादा बेटर हो जाएगा काम। यस मैम, वो तो प्रैक्टिस से होगा मैम। और रिपोर्ट्स कैसी? रिपोर्ट्स कौन सी? फील्ड विजिट की? यस मैम। हाँ, वो तो ठीक थी, सबकी ठीक थी, उसका तो इतना वो नहीं है। बस उसकी वही, जिन्होंने फॉर्मेट सही नहीं मतलब जस्टिफाई वगैरह नहीं किया था, वो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, सब लोग प्लीज एक काम करो, मुझे आपका जो ये प्रोजेक्ट फाइल है ना माइनर प्रोजेक्ट की, वो अपलोड करनी है वेबसाइट पे। प्लीज उसको थोड़ा और बेटर बना के, जो मैंने आपको चेंजेस करने को बोले हैं वो करके मुझे दोबारा से मेल कर दो। जो चाहता है कि आपका काम वेबसाइट पे जाए, जो शेयर करना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, मैं वेबसाइट पे डालूंगी, बट उसको थोड़ा अच्छा करके। मैंने पहले भी आपको बताया था ना, स्टूडेंट वर्क में आपका डाटा मैं अपलोड करवाऊंगी, तो प्लीज उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल और बना दो, ताकि लगे कि बच्चों ने कुछ अच्छा किया है, तो मैं वो अपलोड कर मेरे दूंगी। तो डाटा ही नहीं सही है। दोबारा कर लो, कोई बात नहीं, ये तो नंबर लग गए, वैसे अपलोड करने के लिए दोबारा कर लो। कोई ठीक है, और अभी तो डाटा? टाइम है। हाँ, आपकी मर्जी है, एनालिसिस करने में तो 5 मिनट नहीं लगते। चलो, अब मीटिंग बस खत्म होने 5 वाली है। एनालिसिस करने हैं। हाँ हाँ, कर लो, जो अच्छा और कर सकता है और कर लो, और टाइम ले लो, ओके। अब तो टाइम ही टाइम है, अपलोड करने के लिए नया भी बना सकते हो।